वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंस इन द डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, है ना। इनमें डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होती है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम यूज लेते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जो कि है ना उसमें क्या हो, एक ही टाइप का साल्ट हो, हैविंग वन टाइप ऑफ ए साल्ट, है ना। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ ए साल्ट, राइट। अब हम बात करते हैं अगर ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें कि क्या है एक ही टाइप के साल्ट हो, तो वो सिंपल साल्ट भी हो सकता है और मिक्स्ड साल्ट भी हो सकता है। सिंपल साल्ट में क्या होता है कि सिंपल साल्ट वो होते हैं जिनमें है ना जो केटाइन भी एक ही प्रकार का हो और एनाइन भी एक ही प्रकार का हो, हैविंग वन टाइप ऑफ ए केटाइन एंड वन टाइप ऑफ ए एनाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि NaCl है तो इसमें केटाइन क्या है Na+ है और एनाइन क्या है क्लोराइड माइनस आयन है, तो एक ही प्रकार का केटाइन है और एक ही प्रकार का एनाइन है। अब जैसे Na2SO4 में देखते हैं तो इसमें केटाइन कौन सा है, Na+ इसमें केटाइन है और SO4-2 इसमें एनाइन है, तो एक ही टाइप का केटाइन है और एक ही टाइप का एनाइन है। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड में देखते हैं तो कैल्शियम+2 केटाइन है और क्लोराइड वो क्या है एनाइन है, ठीक है। तो जब एक ही टाइप का अगर केटाइन और एनाइन से मिलकर है ना जो साल्ट बनते हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल साल्ट बोलते हैं। वही मिक्स्ड साल्ट कौन से होते हैं, वो साल्ट होते हैं जो कि है ना एक से ज्यादा जिसमें केटाइन या एनाइन प्रेजेंट हो, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ ए केटाइन एंड एनाइन। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जैसे कि NaKSO4 है तो इसमें केटाइन कौन सा Na+ है और K+। अब यहाँ पे देख रहे हो दो टाइप के केटाइन हो गए और एनाइन कौन सा है SO4-2, तो यहाँ पे केटाइन तो कितने दो टाइप के हो गए, ठीक है। इसी प्रकार CaOCl2 देखते हैं जैसे कि ना ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो केटाइन तो कौन सा है कैल्शियम+2 है और एनाइन कैसा है कौन सा OCl- और एक क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के एनाइन है, दो टाइप के एनाइन है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये जो इस सॉल्ट को अगर हम H2O में मिक्स करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कैसा किस टाइप का हो जाएगा, वो मिक्स्ड साल्ट वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। साल्ट एक ही प्रकार का है, CaCl2 एक साल्ट है, लेकिन एक साल्ट है जो CaOCl2 एक साल्ट है। सॉल्यूशन तो कैसा होगा जिसमें एक ही साल्ट है, लेकिन ये साल्ट कौन सा है, मिक्स्ड साल्ट है, क्योंकि इसमें ना एक से ज्यादा प्रकार के केटाइन या एनाइन है। अब दूसरे टाइप के जो होते हैं ना सॉल्यूशंस वो होते हैं कि जिनमें क्या होता है एक से ज्यादा है ना जो साल्ट से मिलकर बना होता है। अब जैसे आप ये देख रहे हो हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ ए साल्ट, कितने एक से ज्यादा साल्ट हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें NiCl2 एक से ज्यादा जो टाइप एक से ज्यादा है ना उस टाइप के भी जो सॉल्यूशंस बनते हैं जिनमें क्या होता है कि हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ ए साल्ट, जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के साल्ट होते हैं, मतलब एक से, जैसे NaCl एक अलग साल्ट है और CaOCl2 एक अलग साल्ट है, तो इनको मिक्स करके अगर कोई ऐसे जैसे कार्नेलाइट होता है तो कार्नेलाइट में क्या होता है, एक तो KCl होता है, MgCl2 होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग साल्ट है, ये एक अलग साल्ट है, ये एक अलग साल्ट है। अब इन दोनों से मिलके जो कार्नेलाइट बनता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, KCl MgCl2 6H2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक से ज्यादा प्रकार के साल्ट होते हैं। अब इस टाइप के साल्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो जैसे कि इसका जो भी होता है सॉल्यूशन होता है उसके क्या होते हैं हीट करके है ना सॉल्वेंट को उड़ा देते हैं, फिर ये बच गया हमारे पास क्रूड बच गया है ना, ठीक है। इस क्रूड को ये क्या है, या तो ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड होता है, मतलब एडिशन कंपाउंड जब एडिशन कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा जो है ना स्टेबल जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनके एडिशन से बनते हैं, तो ये क्या होता है एडिशन कंपाउंड बन गया। फिर इसे अगेन क्या करते हैं हम वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में ये जो सॉल्यूशन बना है ना, इस सॉल्यूशन का बिहेवियर चेक करेंगे ना, इस सॉल्यूशन का बिहेवियर चेक करेंगे और इस सॉल्यूशन के बिहेवियर के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये जो इसमें है इसमें डबल साल्ट बना है या फिर इसमें है ना डबल साल्ट बना है या फिर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। ये इस सॉल्यूशन के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा,
अब जैसे कि है ना, ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बना, ये क्या हो सकता है, डबल साल्ट भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डबल साल्ट और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि कार्नेलाइट है ना, कार्नेलाइट है, वो क्या है कि एक डबल साल्ट है, जिसका एग्जाम्पल है KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, एक डबल साल्ट है। वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे कि एक मेटल हो गई और एक लिगेंड हो गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है कि जो इनके बीच में बॉन्ड बनने में जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे ना, वो है ना एक ही जो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा उसके द्वारा दिए जाएंगे। जैसे कि लिगेंड, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना यही देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना एक ही एटम देगा, और फिर इसे है ना इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं। तो इस टाइप का ये जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है, जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं, और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेसिफिक बिहेवियर होता है सॉल्यूशन में। तो उसके बेसिस पे हम डबल साल्ट एंड है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस करते हैं। जैसे कि हो गया KCl हो गया, MgCl2 हो गया एंड 6H2, ये क्या है, कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट है। अगर हम इसे है ना वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका अगर ये सॉल्यूशन हमने बना लिया कार्नेलाइट का, तो इसमें है ना K+ आयन का भी टेस्ट देगा, क्लोराइड आयन का भी टेस्ट देगा और मैग्नीशियम +2 आयन का भी टेस्ट देगा। मतलब डबल साल्ट वो होते हैं जिनमें है ना अगर उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, अगर ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो इसमें है ना K+ का भी टेस्ट देगा और क्लोराइड आयन का भी टेस्ट देगा और मैग्नीशियम +2 आयन का भी टेस्ट देगा। ठीक है, तो मतलब डबल साल्ट वो होते हैं जो इनका है ना सॉल्यूशन बनाने पे है ना जिन आयनों से ये मिलकर बना होता है उन सभी का टेस्ट देता है। जबकि है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करी जाती है ना, जैसे कि हम बात करते हैं NiCl2 है, उसे है ना अमोनिया में अगर हमने डिसॉल्व कर रखा है, मान लेके है ना अमोनिया सॉल्वेंट में, तो इससे क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड बन गया, तो यहाँ पे है ना किस किस आयन का टेस्ट देगा कि अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें है ना तो हमें निकल का टेस्ट मिलेगा और ना ही है ना अमोनिया का टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें किसका टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट किससे करते हैं, एसिडिक बेसिक जो रेडिकल्स वाले मेथड होते हैं उन्हीं के द्वारा हम टेस्ट करते हैं। एक तो इस आयन का टेस्ट मिलेगा और इसमें एक मिलेगा हमें क्लोराइड आयन का टेस्ट। ठीक है, तो यही इसमें डिफरेंस करना होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड जो डबल साल्ट है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। क्योंकि ना जब दो या दो से अधिक है ना जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जब उनको मिक्स करते हैं ना तो या तो डबल साल्ट बनेगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। अब कैसे कौन सा बना है ये पता लगाने के लिए हम उसका ये जो वाटर में सोल्यूबल करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर वो जिन सबसे मिलकर जिन आयन से मिलकर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे K+Cl- और Mg+2 इन सबका टेस्ट अगर इस सॉल्यूशन में आ दे तो वो डबल साल्ट है। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा कि जिनसे ये मिलकर बना है, जैसे कि Ni+2 से बना है, क्लोराइड आयन से, अमोनिया से, है ना, तो इन सब का टेस्ट ना देवे, है ना, सारों का टेस्ट ना दे, कुछ का दे देता है और एक नए टाइप के आयन का भी टेस्ट देता है। देखो ये एक पूरा नया आयन टाइप का आयन है तो इसका भी टेस्ट देता है। तो इस टाइप के है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ना इस तरह से ब्रैकेट में रखा जाता है। तो जो ब्रैकेट में जो होता है ना वो एक कंप्लीट एक आयन होता है, पूरा आयन होता है, उसमें जिनसे ये मिलके बना है वो उनमें सबका टेस्ट नहीं देता। जैसे ना तो ये आपस में मतलब अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये टूटता नहीं है, Ni+2 अमोनिया से ब्रेक नहीं होता है, कंप्लीट आयन की फॉर्म में ये सॉल्यूशन में रहता है। तो यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसी से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है और जो करंटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब बात करते हैं क्या डबल साल्ट क्या होता है। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड का क्या मतलब हो गया कि जब दो या दो से अधिक अगर स्टेबल कंपाउंड को मिक्स किया जाता है तो उनसे ना एक नए मिक्स करने से जो कंपाउंड बनता है ना वो या तो डबल साल्ट हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है ना दो टाइप के होते हैं, एक तो डबल साल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
अब होता है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड विच हैव देयर आइडेंटिटी इन ए सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी होती है, राइट, विच हैव देयर आइडेंटिटी इन ए सॉलिड स्टेट बट लूज द आइडेंटिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन ए सॉल्यूशन फेज आर नोन एज ए डबल साल्ट, है ना। वो मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट में इनकी आइडेंटिटी होती है, अगर सॉल्यूशन फेज की बात करी जाए या फिर है ना मोल्टन स्टेट की बात करी जाए या फिर सॉल्यूशन फेज की बात करी जाए तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करें, अगर हम कार्नेलाइट का ही एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे कि KCl MgCl2 6H2O है, अगर ये सॉलिड है ना तो इसमें क्या होगा, इस क्रिस्टल, इसके जो क्रिस्टल होंगे वो उसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी उसमें ये सभी रहेंगे के KCl MgCl2 6H2O, मतलब इसकी जो आइडेंटिटी रहेगी ना सॉलिड स्टेट में मेंटेन रहेगी। ये पूरा का पूरा एक है ना कंपाउंड रहेगा, पूरा का पूरा एक कंपाउंड रहेगा। लेकिन जैसे ही इसे हमने है ना वाटर में डिसोल्व किया तो ये क्या करता है कि अपने आयंस में टूट जाता है। K प्लस Cl माइनस आयन Mg प्लस 2 आयन ये है ना सॉल्यूशन में अवेलेबल रहेंगे। तो मतलब पूरा जो एक कंपाउंड था वो तो मेंटेन नहीं रह पाया सॉल्यूशन फेज में या मोल्टन स्टेट में, गलित जो अवस्था बोलती है ना। तो मतलब क्या हो गया कि जो है ना डबल साल्ट वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड होते हैं जो कि क्या है, जिनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में तो मेंटेन रहती है बट लूज द आइडेंटिटी इन द मोल्टन स्टेट और ए सॉल्यूशन फेज आर नोन एज ए डबल साल्ट। मतलब मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड which have the identity in a solid state but lose the identity in a molten state or a solution phase are known as a double salt। अब डबल साल्ट के बारे में क्या क्या, और डबल साल्ट क्या होते हैं, gives a taste of all the ions by which they are made, है ना। मतलब डबल साल्ट होते हैं जिन जिन सारे आयंस जिनसे मिलकर बने होते हैं ना उन सब का टेस्ट देंगे। जैसे अगर ये एक है ना डबल साल्ट है, ठीक है, कार्नेलाइट जिसका हमने आगे एग्जांपल भी लिया, तो अगर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें K प्लस का, क्लोराइड माइनस आयन का और Mg प्लस 2 आयंस का सभी का टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा एक मोहर साल्ट है ये FeSO4 NH4 all twice SO4 6H2O, ठीक है, ये मोहर साल्ट है। अब मोहर साल्ट में है ना यहाँ पे अगर इसका हम सॉल्यूशन बना लेंगे वाटर में डिसोल्व करके तो Fe+2 का भी टेस्ट देगा, SO4 माइनस आयन का भी SO4 माइनस 2 आयन का भी टेस्ट देगा, अमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा। मतलब जिन जिन से ये डबल साल्ट मिलकर बने होते हैं जिन आयन से उन सब का टेस्ट देते हैं। इसी प्रकार अगर पोटाश एलम जिसे कि ना फिटकरी बोलते हैं उसकी बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस 24H2O, है ना। तो यहाँ पे है ना K प्लस आयन का भी टेस्ट आएगा, SO4 माइनस आयन 2 का भी आएगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 का भी आएगा, है ना, और ये तो सल्फेट है ही। तो इन तीनों आयंस का जिन जिन ये तीन आयन से मिलकर बना है और तीनों आयंस का ये टेस्ट देगा इसके सॉल्यूशन फेज में। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड विच हैव देयर आइडेंटिटी इन ए सॉलिड स्टेट और इन ए सॉल्यूशन फेज एज वेल एज इन ए मोल्टन स्टेट। मतलब सॉलिड हो चाहे सॉल्यूशन हो चाहे मोल्टन हो, तीनों स्टेट में इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो मेंटेन रहेगी। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो सॉलिड स्टेट में भी वो आयन रहेगा, सॉल्यूशन फेज में भी वो आयन रहेगा और मोल्टन स्टेट में भी उसी आयन का टेस्ट रहेगा। मतलब उसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता जो ब्रैकेट में जो रहता है, ठीक है। आर नोन एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द molecular or addition compound which have their identity in a solid state solution phase as well as in a molten state are known as a coordination compound, right? These compounds doesn't give the taste of all the ions by which they are formed। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिन सारे आयन से मिलकर बने होते हैं उन सब का टेस्ट नहीं देते हैं। These also give the taste of a new type of ions known as a complex ion। जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ना बड़े ब्रैकेट में उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन।
तो जिनसे मिलकर बना होता है उन सब आयंस का तो टेस्ट नहीं देता, लेकिन नए टाइप के भी आयंस का टेस्ट देता है। और वो नए टाइप का आयंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। तो दीज also give the taste of a new type of ions known as a complex ion। अब यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं ना, NiCl2 है, ठीक है, इसका हमने है ना अमोनिया में सॉल्यूशन बनाया, ये अमोनिया है, इसमें सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे निकल +2 है, डी ट्रांजिशन के कारण इसका ग्रीन कलर है, ठीक है। इसे हीट किया तो अमोनिया तो इवेपोरेट हो गया और ये बच गया क्रूड, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल बन गया। अब ये ब्लू कलर का क्रिस्टल क्या है? एडिशन कंपाउंड है, ठीक है, ये एडिशन कंपाउंड है। अब ये एडिशन कंपाउंड डबल साल्ट भी हो सकता है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है। हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो एडिशन कंपाउंड बना है वो उस कौन से टाइप का एडिशन कंपाउंड बना है, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड। यहाँ पे ये देखो, ये एडिशन कंपाउंड बन गया NiCl2 6NH3, ब्लू कलर का बना है। जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बन गया, वाटर में डिसॉल्व किया। अब इसकी ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें है ना हम टेस्टिंग करेंगे, इसमें जो एसिडिक बेसिक रेडिकल्स होते हैं ना वो वाली टेस्टिंग करेंगे। तो इसके नेचर पे हम बताएंगे कि जो बनने वाला कंपाउंड है वो डबल साल्ट है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ब्लू कलर ऑफ ए सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे है ना देखो, ना तो निकल +2 का टेस्ट दे रहा है ये सॉल्यूशन, ना अमोनिया का टेस्ट आया इसमें। इसमें किसका टेस्ट आया? एक तो क्लोराइड आयन का टेस्ट आया और ये एक स्पेसिफिक टाइप का आयन है, एक इसका टेस्ट आया NH36, चार्ज है इस पे +2 है ना। तो एक तो क्लोराइड आयन का टेस्ट आया और एक इस आयन कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट आया है ना, ठीक है। तो ना तो अब ये जैसे निकल भी था इसमें ना NiCl2, और है ना अमोनिया से इसको रिएक्शन करने से ये बना था, ना तो निकल का टेस्ट दे रहा ना अमोनिया का टेस्ट दे रहा, मतलब जिनसे ये मिलकर बना है उन सारे आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा। अब ये तो आयन बनाने मिलके बनाने में तो इसका तो कोई रोल ही नहीं था, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन था ये न्यू टाइप आयन है ना, और इसका टेस्ट दे रहा है न्यू टाइप आयन का। अब इसका जो ब्लू कलर है वो सॉल्यूशन का, वो है इस कॉम्प्लेक्स के कारण है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे ही क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें जो ये निकल है इसके चारों तरफ है ना ऑक्टाहेड्रल जो मैनर है उसमें ये लगे हुए हैं अमोनिया, और ये इस टाइप का ये बॉन्ड बना रहे हैं, इस टाइप का 6 जो अमोनिया है ऑक्टाहेड्रल मैनर में, ये जो बॉन्ड होता है ना, जैसे ये निकल है और ये निकल और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना अमोनिया के द्वारा ही दिया जाता है। और इस टाइप का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में, उसे है ना जैसे तीर के निशान से दिखाया जाता है। जो डोनर से जो तीर की डायरेक्शन होती है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ रहती है। और ये बॉन्ड कौन सा होता है? ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डिनोट करने का सिंबल है। और ये जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड पाया जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उनसे उन कंपाउंड्स की स्टडी ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो सिंपल आयनिक केमिस्ट्री उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज लेंगे, क्या किन किन चीज़ों का बेसिक से हमें नॉलेज होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे लेक्चर में उसके बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे है ना सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करी जाए तो देखो हम किसी भी जो कोई भी है ना साल्ट होता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैटाइनिक पार्ट फिर एनाइनिक पार्ट, पहले कैटाइनिक पार्ट लिखा जाता है फिर एनाइनिक पार्ट लिखा जाता है। तो या तो कैटाइन कोई भी है ना सिंपल आयन हो सकता है, और जो एनाइनिक जो पार्ट है वो क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है। या दूसरी, ये एक टाइप के हो गए। दूसरे टाइप के हो सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटाइनिक हो सकता है और जो एनाइनिक पार्ट है वो सिंपल एनाइन हो सकता है साल्ट। या फिर इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकते हैं कि जो कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों ही पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स आयन हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जिनमें है ना जो पूरा कंपाउंड कैसा हो? न्यूट्रल हो। तो ये 4 टाइप के है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, है ना।
जो ये बड़े ब्रैकेट वाली होती है ना, इसे तो हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे पहले ही आ रहा है तो इसे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। और जो A माइनस है उसे बोलते हैं हम काउंटर आयन बोलते हैं। इसे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं क्योंकि पहले ही आ रहा है कैटायन, तो कैटायन हमेशा फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन होएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या होएगा, कैटायन ही होगा, क्योंकि हम कैटायन को ही साल्ट में पहले लिखते हैं फिर उसके बाद में लिखते हैं एनायन को। अब ये जो एनायन है ये काउंटर आयन हो सकता है, आयनाइजेशन स्फीयर हो सकता है, सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। हमेशा सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एनायन ही होगा। इसके बाद में ये तो एक टाइप का, अगर हो सकता है कि इसी टाइप का भी हो सकता है कि जो काउंटर आयन हो वो कैटायन हो और जो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो, एनायन हो। तो जो काउंटर आयन होगा कैटायन काउंटर आयन हो जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं इसे, और फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन ये है इसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं, और एनायन है तो सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी ये हो गया। तो इस टाइप के दो टाइप के ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है भाई। या तो कैटायन हो या तो क्या होगा, या तो भाई कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन होएगा तो काउंटर आयन एनायन हो जाएगा, या फिर है ना कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एनायन होगा तो काउंटर आयन क्या हो जाएगा, कैटायन होएगा। तीसरी कंडीशन है अगर कैटायन हो दोनों ही और एक एनायन हो, ये कंडीशन है, और एक न्यूट्रल कंडीशन है। अब जो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमेशा कैटायन होएगा, और सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एनायन होएगा। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की। तो देखो एक तो होती है जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जो एम एम एल एन, और ये चार्ज होता है, बड़े ब्रैकेट में ये लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके ऊपर ये चार्ज लिखा जाता है। ये होता है एक्स जो है ये चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे, है ना, प्लस या माइनस जो भी हो। प्लस का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायनिक है, और माइनस का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो एनायनिक है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल जो एटम होती है वो क्या होता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये कैसी होती है, लुईस एसिड होती है। वहीं एक होता है ना ये लिगेंड होता है ना, एन नंबर ऑफ लिगेंड रहते हैं, जितना भी इसका मेटल होगी ना इसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो एन है वो कितना होएगा, ठीक है। तो लिगेंड होता है, लिगेंड के पास क्या होता है, या तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, लुईस बेस होता है, और एन क्या, यहाँ पे जो एन है ना ये स्मॉल एन नंबर ऑफ ए लिगेंड को बताता है। वही बात करें ये जो एक्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन, अगर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें ना कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है भाई, हम जब है ना ये पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो देखो एक तो मेटल रहती है और उसके जो है ना उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहती है, ये कैसी होती है, लुईस एसिड होती है, ठीक है। इसके पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, तो उन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनको इलेक्ट्रॉन देते हैं और इनके साथ है ना इस टाइप का ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल के पास है ना कितने वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये जो ना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हर मेटल का कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो किसकी प्रॉपर्टी है, सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेंट्रल एटम, है ना। इट्स द टोटल नंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड इन बिटवीन सेंट्रल एटम एंड डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब हो गया सिग्मा बॉन्ड, है ना। जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना वो कितने हो रहे हैं टोटल, वो संख्या ये क्या कहलाती है, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर में पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं किए जाते, पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सेंट्रल एटम है, इट्स अ टोटल नंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द
डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, मतलब जो मेटल और लिगेंड के बीच में जितने सिग्मा बॉन्ड है ना, उन का सबका टोटल है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच में, वही क्या कहलाता है, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। पाई बॉन्ड को है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट होता है चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स साइन। तो चार्ज होता है ना कॉम्प्लेक्स साइन पे, वो होता है एल्जेब्रिक सम, है ना। जैसे कि ये मेटल है, ये जैसे मेटल है तो इस पे कितना चार्ज है और इस लिगेंड पे कितना चार्ज है, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होएगा ना, जो मैथमेटिकल सम, जैसे कि है ना मेटल पे +2 चार्ज है और इन सारे लिगेंड पे कितना चार्ज है, -6 चार्ज है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आएगा -4 चार्ज आएगा। तो ये हो गया इनका एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया। एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया कि जो गणितीय जो सामान्य जो हम टोटल करते हैं ना, वो वाला टोटल, है ना। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, जैसे अगर मेटल पे सपोज करो +2 चार्ज है और इन सारे लिगेंड पे कितना है, -6 चार्ज हो जाता है, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, -4 चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्या होता है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स साइन, इट्स एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन ए सेंट्रल एटम एंड चार्ज ऑन द ऑल लिगेंड्स। अब जैसे है ना एक्स क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम प्लस, अगर एक्स की बात करी जाए तो अब जैसे मेटल है तो मेटल का तो क्या होएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होएगी ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन ए लिगेंड, इसका जो एल्जेब्रिक सम होता है ना, मतलब जो मैथमेटिकल जो टोटल होता है ना, उसे वही क्या होता है, चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स साइन। एक्स क्या है, चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब जैसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में क्या होता है कि जैसे सेंट्रल एटम रहती है, उससे है ना बहुत सारे लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। तो उन लिगेंड का क्या होता है कि जो 3D में है ना एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, उससे उस जो फिक्स अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अगर ये मेटल है, इससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इन 4 लिगेंड का है ना एक फिक्स अरेंजमेंट रहेगा 3D में। जैसे कि है ना अगर ये इस टाइप से जुड़े हुए हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनेगा, ये कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। और अगर यही 4 लिगेंड अगर एक स्क्वायरिक शेप में अगर लगे हुए हैं ना, स्क्वायर प्लेनर में अगर इस टाइप से लगे हुए, तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स स्पेशियल मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ द डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड, है ना, अराउंड द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फेयर। मतलब जो कोऑर्डिनेशन ये जो स्फेयर होता है, इसमें है ना जो सेंट्रल एटम होती है, इसके चारों ओर लिगेंड होता है। तो इस सेंट्रल एटम के चारों ओर इन लिगेंड्स के जो डोनर एटम होता है, उनका अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इज स्पेशियल और ए 3D अरेंजमेंट ऑफ ए डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है। अब जैसे ये डोनर एटम है ना लिगेंड के, अगर ये सेंट्रल एटम के चारों ओर एक है ना बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सारे, तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा हो गया, लीनियर हो गया। अब यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये 4 डोनर एटम है, ठीक है। ये 4 डोनर एटम कैसे इस सेंट्रल एटम के चारों ओर 3D में कैसे लगे हुए, एक स्क्वायर की शेप में लगे हुए, जो वर्ग होता है ना उसकी शेप में लगे हुए रहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा कहलाया, स्क्वायर प्लेनर कहलाया। वहीं फिर अगर बात करते हैं, ये एक मेटल है और इसके चारों तरफ 4 है ना लिगेंड के डोनर एटम लगे हुए हैं, और डोनर एटम वो कैसे लगे हुए हैं, ये इस शेप में लगे हुए हैं। तो ये कैसा पॉलीहेड्रा बना रहा है, टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को डिफाइन कर सकते हैं। इट्स स्पेशल और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ ए डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज ए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। शेप ऑफ ए कोऑर्डिनेशन जो पॉलीहेड्रा होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम। मतलब जो शेप होती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, जो कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल एटम होती है ना उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है।
अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसा होगा, लीनियर होगा। 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, ये सेंट्रल एटम रहेगी और ये बिल्कुल एक ट्राइगोनल की फॉर्म में ये डोनर एटम इससे 3D में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। या फिर कैसा हो सकता है, जैसे टी होता है ना, अंग्रेजी का ये टी आकार होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम और ये लिगेंड के डोनर एटम इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे, तो टी शेप्ड भी हो सकता है 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया, मेटल के चारों ओर कितने 4 लिगेंड लगे हुए रहेंगे। अब वो 4 लिगेंड का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, या तो ये टेट्राहेड्रली हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनरी हो सकता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है वो कौन कौन से हैं, एक तो टेट्राहेड्रल है और एक स्क्वायर प्लेनर है। नेक्स्ट अगर टी 5 की बात करती है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो उससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कौन कौन से हो सकते हैं, ट्राइगोनल, बाइपायरामिडल, देखो ये ट्राइगोनल हो गया त्रिकोण, और बाइपायरामिडल मतलब एक प्लेन के ऊपर और एक ये प्लेन के नीचे, तो ये कैसी होती है, ये शेप होती है टीबीपी, ट्राइगोनल और बाइपायरामिडल, ठीक है। तो ये है ना, अब ये देखो कितने लिगेंड हो जाएंगे, 5 लिगेंड हो जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगी, तो है ना, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से जो संबंधित है ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, या तो स्क्वायर पायरामिड या तो ट्राइगोनल बाइपायरामिडल हो सकता है, या फिर स्क्वायर पायरामिडल हो सकता है, जैसे कि ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पे अगर एक ये लिगेंड प्लेन से ऊपर लगा रखे, चार चार तो ये है ना एक ही प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर लगा हुआ है, तो इस ये जो शेप बनती है ना, ये इस टाइप वाली शेप, इसे बोलते हैं स्क्वायर पायरामिडल, है ना। तो अगर इस टाइप से अगर ये डोनर एटम लगे हुए लिगेंड के, तो ये कैसा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो जाएगा, स्क्वायर पायरामिडल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 ना डोनर एटम लगे हुए रहेंगे मेटल के चारों ओर, तो कौन से मैनर में लगे रहेंगे, किस टाइप की शेप बनाएंगे, वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे इस तरह से। 4 तो प्लेन में हो जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब होता है किलेटिंग लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, किलेट रिंग होती है, किलेशन होता है। तो ये हम है ना किलेशन वाला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे या फिर इसी में देखें, चलो इसी में देख लेते हैं। अब किलेशन में क्या होता है कि जैसे हमने लिगेंड देखे, ठीक है, अब जिसमें ना एक ही डोनर एटम हो, किलेशन का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो जाल, अगर हिंदी में अगर कोई समझे तो समझे कि जाल है ना, किलेट बनाना, ठीक है। अब जैसे ये मेटल है, अगर ये मेटल है और अगर इससे ये डोनर एटम लगा हुआ है, अगर एक ही डोनर एटम है, एक ये मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O अगर ये मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज करो ये मेटल है और ये इससे अमोनिया लगा हुआ है ना, ठीक है, तो ये एक ही अमोनिया है, इस अमोनिया के पास तो क्या ओनली दो एक लोन पेयर होता है, वो अपने उससे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। फिर दूसरे के लिए दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल चाहिए होगा, फिर एक और अमोनिया, ऐसे करके मतलब एक जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर है। वहीं अगर हम बात करें इथाइलिन डाइएमीन, है ना, देखो ये होती है इथाइलिन डाइएमीन। अब यहाँ पे देखो है ना, दो नाइट्रोजन है यहाँ पे, है ना, एक तो ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है। अब इसके पास भी दो लोन पेयर है और इसके पास भी दो लोन पेयर है। अब अगर इसके संपर्क में अगर मेटल आती है, तो ये यहाँ से भी एक ये वाला नाइट्रोजन भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है और ये नाइट्रोजन भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखें कि यहाँ पे तो है ना, ये जो एक लिगेंड था इसके एक ही हाथ था, अगर सामान्य इन जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो एक हाथ से ये पकड़ थी, तो ये पकड़ कमजोर होगी कि मजबूत होगी, ये पकड़ कैसी होगी, कमजोर होगी। लेकिन वही क्या है यहाँ पे है ना, ये पूरा लिगेंड ये एक हाथ से इधर से पकड़ लिया, एक हाथ से इधर से पकड़ लिया, तो यहाँ पे ये पकड़ कैसी होगी, ये मजबूत होंगी। तो कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी देखी जाती है ना, तो जैसे जिनमें किलेट रिंग्स प्रेजेंट होती है, वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहते हैं, क्योंकि एक पूरा मॉलिक्यूल है वो दो दो साइड्स से मेटल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो
है ना। देखो ये मेटल को फर्स्ट नंबर, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको और 5 नंबर इसको। ये पूरी एक रिंग बन गई ना, यही एक जाल है, मतलब रिंग बन जाना। किलेटिंग लिगेंड्स, किलेट रिंग, ये किलेट रिंग कहलाई है, ये फिर किलेशन कहलाता है। मतलब जो किलेटिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो उन लिगेंड्स में होती है जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हो, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट होना, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। किसकी होती है ये प्रॉपर्टी? होती है पॉलीडेंटेट लिगेंड की। पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब हो गया उसमें ना एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट हो, वो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। तो जो किलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की होती है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की ये प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे ये देखो, हमने यही चीज देखी थी, ये इथाइलिन डाइअमीन है, जिस एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में इसे ईएन से लिखा जाता है ना। तो देखो ये तो हो गया इथाइलिन हो गया है ना, 2 कार्बन का मतलब इथाइलिन हो गया। और अगर इसका जैसे कि ये होता है इथेन होता है, ठीक है, ये होता है इथेन। अब इसके हाइड्रोजन है ना हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, है ना, NH2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइलिन डाइअमीन बन जाएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एब्रीवेशन, ठीक है, ये एब्रीवेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 एटम है जिनके पास है ना लोन पेयर है, मतलब ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं मेटल के साथ। तो ये क्या बन गया? एक रिंग बन गई, जाल बन गया। 2 जगह से अगर पकड़ लोगे, एक ही मेटल है उसको 2 जगह से पकड़ लोगे तो जाल बन ही जाएगा। एक ही लिगेंड अगर उसके 2 अलग अलग जगहों से पकड़ लेगा मेटल को तो ये जाल बन गई, किलेट रिंग बन गई। प्रोसेस इज कॉल्ड, है ना, किलेट रिंग के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? किलेशन कहलाता है। अब जैसे है ना डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, है ना, जैसे कि ये एक इथाइलिन वाला पार्ट ये हो गया, एक इथाइलिन वाला ये हो गया, और ये 3 है ना इसमें नाइट्रोजन साइट्स हो गई, ये 3 नाइट्रोजन साइट हो गई। तो क्या कौन सा लिगेंड हो गया? ये डाइइथाइलिन ट्राइएमिन। डाई इसका है ना शॉर्ट फॉर्म हो गया, एब्रीवेशन हो गई। ट्राइडेंटेड लिगेंड है ये देखो, एक तो ये डेंसिटी, एक ये डेंसिटी और एक ये डेंसिटी, 3 डोनर साइट्स है ना इसमें। और ये कैसी है? किलेट लिगेंड है एक तरह का, मतलब जो जिसके पास है ना 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट वो किलेट लिगेंड होता है। अब देखो ये एक रिंग तो ये बन गई और दूसरी रिंग ये बन गई, यहाँ पे 2 रिंग बन रही है, दोनों रिंग 5-5 मेंबर्ड है। ये जो किलेट रिंग बन गई है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? किलेशन कहलाता है। किलेट रिंग का फॉर्मेशन किलेशन कहलाता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखो, ये नाम से ही हम अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए, ट्राई इथाइलिन, जैसे ये है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये देखो ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। तो देखो ये एक इथाइलिन, 3 इथाइलिन हो गया ना। देखो एक तो ये वाला हो गया, देखो एक तो इथाइलिन ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ट्राई इथाइलिन हो गया और टेट्राएमिन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितनी है? 4 डोनर साइट्स है ना, तो ये कितनी रिंग बनाएंगे ना? 3 रिंग बनाएंगे मेटल के साथ। नंबर ऑफ एक्लेट रिंग, डेंसिटी कितनी है इसकी? 4 है ना। ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है ना, डेंसिटी कितनी है? 4 है। और ये जिसके एक से ज्यादा डेंसिटी रहती है वो किलेटिंग लिगेंड रहता है। अब जैसे देखो ये था, तो इसने 1 2 और ये 3 रिंग बना ली है ना, तीनों रिंग 5-5 मेंबर्ड है। ये किलेट रिंग है। प्रोसेस क्या कहलाता है? किलेशन कहलाता है। अगर असाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, असाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब हो गया कि लिगेंड के खुद के अंदर कोई भी है ना जो है ना साइकिल नहीं है, रिंग नहीं है ना। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ रिंग अगर काउंट करते हैं तो जो लिगेंड की डेंसिटी -1 होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग, टोटल नंबर ऑफ किलेट रिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ना टोटल नंबर ऑफ किलेट रिंग कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड एट द गिवन टाइम ऑफ असाइक्लिक लिगेंड, है ना, ठीक है, -1। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ए किलेट रिंग होता है। क्या? टोटल नंबर ऑफ ए डेंसिटी ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए डेंसिटी ऑफ ए पॉलीडेंटेट लिगेंड एट ए गिवन टाइम इन एस ऑफ असाइक्लिक लिगेंड। मतलब असाइक्लिक लिगेंड का मतलब हो गया कि उसमें लिगेंड में कोई रिंग नहीं है, ठीक है, -1 है ना।
ये टोटल नंबर ऑफ रिंग की बात होती है। जैसे अगर यहाँ पे डेंसिटी कितनी है 4 है तो नंबर ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी 4 - 1 = 3। तो देखो 1 2 और ये 3 इसमें रिंग हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कैल्शियम और EDTA -4 है, ये लिगेंड है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है ना, टेट्रा एसिटेट ये बोल देंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी होगी, तो ये कैसा लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी होगी, डेंसिटी कितनी होगी इसकी 6 - 1, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी 5 रिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये EDTA -3 है, तो ये कैसा लिगेंड है, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी है 5 है और रिंग कितनी हो जाएगी 5 - 1, तो इसमें 4 रिंग हो जाएगी। जैसे EDTA ये है ये -3 है, EDTA -3 इथाइलिन डायमीन ट्राईएसीटेट है ना, ठीक है। तो देखो ये दो तो ना, ये डोनर साइट हो गई और ये 3 ये ऑक्सीजन ये डोनर साइट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। और इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 5 इसकी डेंसिटी हो गई है ना, डेंसिटी हो गई। तो इसमें रिंग कितनी हो जाएगी 5 - 1, टोटल नंबर ऑफ रिंग 4 हो जाएगी। और वही EDTA -4 की बात करते हैं, देखो यहाँ पे ना 4 एसीटेट है इसमें और EDTA -3 में 3 एसीटेट थे। तो इथाइलिन नेम इसका नाम से अगर हम देखना चाहे, सबसे पहले इथाइलिन फिर डाइएमिन फिर देखो टेट्रा एसीटेट है 1 2 3 4, ये टेट्रा एसीटेट हो गई। तो यहाँ पे ना 4 तो ये देखो ऑक्सीजन डोनर साइड से और 2 ये नाइट्रोजन डोनर साइड है। तो ये टोटल कैसा है 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर साइड है, तो 6 डोनर साइड है, ठीक है। तो ये कैसा लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स निकालनी थी। तो EDTA -4 में तो कितनी होएगी 5 रिंग होएगी और EDTA -3 में 4 रिंग होएगी। अब जैसे ये है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन ए पोरफायरिन प्लस Fe+2। अब इस पोरफायरिन में ये कैसा है, ये असाइक्लिक लिगेंड नहीं है, ये साइक्लिक लिगेंड है। इसमें पहले से खुद के में ना रिंग है 4 रिंग, तो इसमें पायरोल रिंग पहले से होती है प्लस Fe+2 है ना। तो इसमें है ना टोटल नंबर ऑफ रिंग्स निकालनी है। अब देखो ये है पोरफायरिन प्लस Fe+2 का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये पायरोल रिंग ये और ये तो है ना पोरफायरिन की स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अब ये देखो 4 नाइट्रोजन इसमें डोनर साइट है, एक तो ये नाइट्रोजन इसमें डोनर साइट है, एक ये डोनर साइट है और ये डोनर साइट है और ये डोनर साइट है, मतलब ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है। अभी ये इस आयरन के साथ है ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, जिससे क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये 6 कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वाली भी कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है और ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है। तो टोटल इसमें रिंग की बात करी जाए 6 मेंबर्ड रिंग कितनी है 4 है, और 5 मेंबर्ड रिंग जो पायरोल रिंग्स है ये वाली जो पायरोल रिंग्स है वो कितनी है ये जो है ना ये पायरोल रिंग्स भी कितनी है 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ है, अगर इस कंपाउंड में रिंग्स की बात करी जाए तो टोटल नंबर ऑफ है 8 रिंग्स है। देखो ये तो है पायरोल रिंग्स है 4, तो ये वाली, ठीक है, ये 5 मेंबर्ड पायरोल रिंग से 4 और बाकी ये 6 मेंबर्ड आयरन सहित जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हो गई 8 हो गई। अब इसमें ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और इसी तरह के जो CSIR नेट एंड गेट के एग्जाम्स के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आपको पूरा केमिस्ट्री का बेसिक से आपको एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें क्लियर करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।